तो दोस्तों आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे प्लैनेट के लिए बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी सुपर इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही बड़े सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जो पानी हम पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं या हमारी गाड़ियों को चलाने वाला पेट्रोल, क्या ये सारी चीजें हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगी? इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधन आखिर होते क्या हैं। देखिए, सीधी सी बात है, ये वो तोहफे हैं जो हमें नेचर से मिले हैं और हम इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई, हवा, पानी और हाँ, कोयला और पेट्रोलियम भी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, समाप्य और असमाप्य संसाधन, इनके बीच का जो अंतर है वो बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही पसंदीदा 2 मार्कर सवाल है। समाप्य मतलब जो समाप्त हो सकता है, जो खत्म हो सकता है, जैसे कोयला, और असमाप्य मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे हवा या फिर सूरज की रोशनी। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम इन लिमिटेड यानी समाप्य संसाधनों को बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं, और सिर्फ खत्म ही नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें गंदा भी कर रहे हैं, मतलब प्रदूषित कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारी अपनी गंगा नदी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि 1985 में सरकार को गंगा कार्य परियोजना यानी गंगा एक्शन प्लान शुरू करना पड़ा था। तो जब प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं तो इसका कोई ना कोई सल्यूशन तो होगा ही। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं, और ये चैप्टर का वो हिस्सा है जो न सिर्फ हमारे प्लैनेट को बचाएगा बल्कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। ये जो शब्द है ना, संपोषित विकास, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है। इसे रटना नहीं है, समझना है। इसका सीधा सा मतलब है आज चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करो कि कल आने वाली पीढ़ियों के लिए यानी हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी कुछ बचा रहे। तो सवाल ये उठता है कि ये समझदारी हम दिखाएं कैसे? इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला में, जिसे हम कहते हैं 5R फॉर्मूला। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये स्लाइड तो समझ लीजिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा 5 मार्क्स का सवाल बनकर आ सकता है। ये 5R कौन से हैं? पहला, इनकार यानी रिफ्यूज, जैसे प्लास्टिक को न कहना। दूसरा, कम उपयोग यानी रिड्यूस, जैसे जरूरत न होने पर पंखा बंद कर देना। तीसरा, पुनः उपयोग यानी रीयूज, जैसे सब्जी धोने के बाद उस पानी को पौधों में डाल देना। चौथा, पुनः प्रयोजन यानी रीपर्पस, जैसे टूटे हुए कप को गमला बना लेना। और आखिरी, पुनः चक्रण यानी रीसाइकिल, मतलब कचरे को अलग अलग करना। अब एक प्रो टिप सुनिए, हमेशा याद रखना, पुनः उपयोग यानी रीयूज पुनः चक्रण यानी रीसाइकिल से कहीं बेहतर है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, किसी चीज को रिसाइकिल करने में फैक्ट्री में बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन उसे दोबारा वैसे ही इस्तेमाल करने में लगभग 0 एनर्जी। ये पॉइंट असर्शन रीजन वाले सवालों के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मैनेजमेंट हमारे 2 सबसे कीमती खजानों, हमारे जंगलों और हमारे पानी पर कैसे लागू होता है। आपको क्या लगता है, जंगल किसके होते हैं? असल में जंगल किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होते। इनके 4 बड़े दावेदार होते हैं। कौन कौन? पहले तो वो लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं, यानी स्थानीय लोग। दूसरे, हमारी सरकार और उसका वन विभाग। तीसरे, वो लोग जो जंगल से कच्चा माल लेकर अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, मतलब उद्योगपति। और चौथे, हम जैसे लोग जो चाहते हैं कि जंगल और जानवर सुरक्षित रहें, यानी प्रकृति प्रेमी। और आपको पता है, हमारे जंगलों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। हमें साल 1731 में अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 363 लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और फिर 1970 के दशक का वो मशहूर चिपको आंदोलन, जहां औरतें पेड़ों से चिपक गई थीं ताकि कोई उन्हें काट न सके। अब आते हैं एक और बहुत बड़े टॉपिक पर, जो अक्सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बांध यानी डैम्स। तो सवाल ये है कि ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, बड़े बड़े बांध बनाने के फायदे भी हैं और बहुत बड़े नुकसान भी। फायदे क्या हैं? इनसे हमें सिंचाई के लिए पानी मिलता है और बिजली बनती है।
लेकिन नुकसान, हजारों लोगों को अपने घर-बार छोड़कर जाना पड़ता है, बहुत सारे जंगल पानी में डूब जाते हैं और इन्हें बनाने में बेहिसाब पैसा भी लगता है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए जरूर नोट कर लीजिए। तो क्या इन बड़े बांधों का कोई और विकल्प है? जी हाँ, बिल्कुल है। भारत में तो सदियों से पानी को बचाने के एक से एक बेहतरीन तरीके मौजूद हैं। इस डायग्राम को देखिए, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग राज्यों में लोग पुराने तरीकों से पानी इकट्ठा करते थे, जैसे राजस्थान में खादिन और महाराष्ट्र में बंधारास। बारिश के पानी को इकट्ठा करना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक शानदार आइडिया है। क्यों? क्योंकि इससे पानी भाप बनकर उड़ता नहीं है, ये जमीन के नीचे जाकर कुओं को दोबारा भर देता है और सबसे अच्छी बात, इसमें मच्छर भी पैदा नहीं होते। ये सारे फायदे इसे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक बनाते हैं। और आखिर में बात करते हैं उन संसाधनों की जिन पर हमारी आज की पूरी दुनिया टिकी हुई है, लेकिन जो बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोयला और पेट्रोलियम की, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। अगर हम आज की ही रफ्तार से कोयला इस्तेमाल करते रहे तो हमारे पास सिर्फ लगभग 200 साल का ही कोयला बचा है, सिर्फ 200 साल। और अगर आपको लगा कि वो चौंकाने वाली बात थी, तो अब ये सुनिए, पेट्रोलियम, वो तो शायद सिर्फ अगले 40 सालों में ही खत्म हो सकता है। जी हाँ, सिर्फ 40 साल। और दिक्कत सिर्फ इनके खत्म होने की नहीं है। जब हम इन्हें जलाते हैं तो हवा में जहर घुलता है, लोगों को दमा और खांसी जैसी बीमारियां होती हैं, और तो और हमारी पूरी धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत समझदारी से यानी संपोषित तरीके से प्रबंधन करना होगा। हमें अपना इस्तेमाल कम करना होगा और प्रदूषण को रोकना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जा सकें। तो जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, हम यानी हमारी पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहती है? एक हरी भरी और खुशहाल दुनिया या एक बंजर और प्रदूषित दुनिया? फैसला हमारे हाथों में है।